अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सियासत हो, महंगाई या फिर खेल, हर मैदान ही गर्म है, लेकिन बदकिस्मती से क्राइम भी जारी है। सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में कातलों ने शादी के घर सफ़े मातम बिछा दी। दूल्हे के दुश्मनों ने शहबाले की जान ले ली। एक गोली बच्चे के जिस्म से आर पार होकर दूल्हे को भी लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लड़की के कज़न ने की, जो उससे शादी करना चाहता था। इसी सब पर देखते हैं शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में नामालूम कातिल ने उस वक्त फायरिंग कर दी जब दूल्हा बारात लेकर जा रहा था। मसान रोड किमाड़ी पर हमलावरों ने दूल्हे को निशाना बनाया, मगर गोली दूल्हे की गोद में बैठे बच्चे को लगी, जिससे 10 साला शहबाला सुमेर जांबाग हो गया। आर पार होने वाली गोली ने दूल्हा को भी जख्मी किया। करीब का रिश्तेदार है शायद जिसने ये फायर किया है। टोटल 2 फायर हुए हैं ये। अच्छा, वो पहला जो फायर था वो सिर्फ शीशे पे क्रॉस हुआ है, अंदर नहीं आई थी। लेकिन दूसरा जब वो करीब आया ना, उसने आगे ऐसे फायर किया है, उस बच्चे को लग के और फिर उस दूल्हे को लगी है। तो हमारी चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि वो इस पे फुल फॉर एक्शन लें, वज़ीर आला इस पे फ़ौरन एक्शन लें और इसको 48 घंटे के अंदर अंदर कैफे किरदार तक जो हैं जिन्होंने ये काम किया है। रिश्तेदारों ने बताया मुबैना कातिल लड़की का कज़न है, जिसके वालिद ने बचपन में अपने बेटे की शादी करने का कहा था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। जख्मी दूल्हा अस्पताल में जेरे इलाज है। बच्चे की मैयत ठट्टा मुंतकिल कर दी गई। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कराची में दूल्हे की गाड़ी पर फायरिंग से जांबक होने वाला बच्चा पहली जमात का तालिब इल्म था। बच्चे के मामू का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये वाक़या जो पेश हुआ है, जिसमें हमारे भांजे सुमेर खान वल्द शाहनवाज खान फौत हो गए हैं। 7 साल इनकी उम्र है। यही मुकामी एक स्कूल में वो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, पहली क्लास के। तो हम लोग लड़के की तरफ से इनवाइट थे मलीर में, और मलीर से ये बारात गई थी केमाड़ी। और केमाड़ी में बारात की जो सारी रस्मात होने के बाद जब ये बारात वापस आ रही थी मलीर की तरफ, तो निकलते वक्त रास्ते में मोटरसाइकिल सवारों ने 3 फायर किए। उन 3 फायर में से एक फायर जो है वो डायरेक्ट इसके जो दूल्हा के रान में लगा है। बाकी 2 फायर जो हैं वो दूल्हे के जो पेट में लगी हैं। लेकिन दूल्हे के पेट में लगने वाली दोनों वही फायर हैं जो ये बच्चा उसके गोद में बैठा हुआ था, इस बच्चे के पेट से जिस्म से आर पार होने के बाद उसके जिस्म में लगी हैं। उस वजह से बच्चा मौके पर ही फौत हो गया। लेकिन वो जो दूल्हा हैं असफन यार, वो इस वक्त कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में। अभी तक तो हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ज़ाती रंजिश का कोई मामला था। फायरिंग से जान बहक होने वाले 10 साला सुरेश की लाश वुरसा ठट्टा लेकर रवाना हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लड़की के चचाजाद भाई ने की। मुल्जिम फायरिंग करके फरार हो गया। शाहनवाज अली कादरी जो इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, वजह क्या है, चचाजाद भाई ने क्यों फायरिंग की, क्या बताती है पुलिस? पुलिस का ये बताना है कि फायरिंग करने वाला जो शख्स मुल्जिम था वो दुल्हन का जो चचाजाद भाई था, और उसके चचा ने काफ़ी अरसे कबल जो है उसकी शादी उसकी दुल्हन से तय कर दी थी। ताहम जो है कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से उसका रिश्ता तोड़कर दुल्हन के जो बाप है उसने शादी किसी और से तय कर दी, जिस वजह से जो है जो शाहिद है उसने फायरिंग की और वहाँ से फ़रार हो गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे की लाश को जो है पोस्टमार्टम करने के बाद ठट्टे मुंतकिल करा दिया गया है, उर्सा के हवाले कर दी गई है। की तलाश की जा रही है। जी, अपडेट्स के शुक्रिया शाहनवाज। एक और अहम तरीन मामले का जिक्र, मोदी सरकार के रचाए ड्रामे पुलवामा वाक़े के 2 साल मुकम्मल। घिनौने मंसूबे से भारत के घिनौने अज़ाइम बेनकाब हुए। मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने ही फौजियों को मरवाया। मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल करके जनरल विपिन रावत को भी सियासी रिश्वत दी। इस पर बात करते समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। देखिए, पुलवामा वाक़े में दरपरदा क्या कुछ हुआ है, इसके हक़ाइक़ गुज़िश्ता 2 साल में खुल कर जो है वो सामने आते रहे हैं। हमले में मारे जाने वाले हिंदुस्तानी सिक्योरिटी अफराद का ताल्लुक जो है वो मखसूस एथनिक ग्रुप से था, और हमला करने वाला एक लोकल कश्मीरी नौजवान आदिल अहमद डार था। आदिल अहमद डार जो है उसकी अपनी एक कहानी है, और इस नौजवान को 2017 में काबिल भारतीय फौज ने हिरासत में रखा, तशद्दुद का निशाना बनाया, और पुलवामा हमले में वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आदिल डार का इंडियन फोर्सेस की हिरासत में होने का इंकशाफ खुद एक हकीकत बयान करता है। 10 दिसंबर 2017 को शुपैया में शाम 6 बजे इंडियन फोर्सेस और 3 फ्रीडम फाइटर्स में झड़प में शहीद हुए थे, जबकि तीसरे आदिल डार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था। और आदिल डार के वालिदैन के मुताबिक भारतीय तशद्दुद की वजह से आदिल की नफरत में इजाफा हुआ। तो 14 फरवरी को ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और ने वाक़े की मजम्मत की और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी को बंद करने का कहा। और 19 फरवरी 2019 को ही वज़ीर आज़म की जानिब से भी कौम से खिताब में तहकीकात और सबूत की बात की गई थी।
फिर हमने ये देखा कि 19 फरवरी से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ, इससे भारत वजीमा से दो चार हुआ और दुनिया ने देखा मोदी का सारा ड्रामा पाकिस्तान ने कैसे बेनकाब किया। तो खदशात और सवालात यही जन्म लेते हैं कि आदिल डार को जो है वो भारत की जानिब से खुद इस्तेमाल किया गया ताकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाए और इस किस्म के घिनौने इल्ज़ामात की रोशनी में जो है एक जाली ऑपरेशन का जो है वो ड्रामा रचाया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। मोदी सरकार के रचाए ड्रामे, पुलवामा वाक़े को 2 साल मुकम्मल, घिनौने मंसूबे से भारत के घिनौने अज़ाइम बेनकाब हो गए। मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने ही फौजियों को मरवाया। मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल करके जनरल बिपिन रावत को सियासी रिश्वत दी। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। मोदी सरकार के ड्रामे रचाए, पुलवामा वाक़े को 2 साल अब मुकम्मल हो चुके हैं। घिनौने मंसूबे से भारत के घिनौने अज़ाइम बेनकाब हो गए हैं। आपको याद करा दें कि 14 फरवरी 2019 के पुलवामा वाक़े को आज 2 साल मुकम्मल हुए हैं। पुलवामा वाक़े से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ सब मोदी का घिनौना मंसूबा निकला। 2 साल के दौरान मोदी सरकार और मीडिया, जो उनका मीडिया उनकी हिमायत में है, उसका गठजोड़ भी मुसलसल बेनकाब होता रहा। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने यह साबित किया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। मोदी ने सियासी फ़ायदे के लिए अपने ही अवाम हत्ता के फ़ौजियों को भी मरवाया और मोदी ने भारतीय फ़ौज को इस्तेमाल करके जनरल बिपिन रावत को सियासी रिश्वत दी। एक अहम ये वाक़या था पुलवामा वाक़या, जो कि 14 फरवरी 2019 को पेश आया था, जिसके आज 2 साल मुकम्मल हुए हैं। और इस वाक़े के बाद भारत की दुनिया भर में ना सिर्फ जग हंसाई हुई बल्कि अपना ही बिछाया हुआ जाल उस पर खुद आकर भारत फंस गया। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करने के लिए हमें जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, पुलवामा वाक़े को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। घिनौने मंसूबे से भारत के घिनौने अज़ाइम अब बेनकाब हो गए हैं। क्या कहेंगे सर, स्पेशली उसके बाद जब अर्नब गोस्वामी की चैट, व्हाट्सएप चैट सामने आएगी? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे अवामिल ऐसे पैदा हो गए और इनको मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों ने जो अपनी शहादतें पेश की हैं अपनी आज़ादी के लिए, ये उसका सारा कुदरती रद्द-ए-अमल है। कि एक तो जब हम तो ये सारी बातें कहते थे कि ये इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ, तो कोई बात नहीं मानता था। लेकिन जब EU डिसइंफॉर्मेशन लैब भी सामने आ गई, गोस्वामी का जो वो भी लीक हो गया जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसके बाद फिर अमेरिकन रसालों ने और EU की जो पार्लियामेंट है, UK की पार्लियामेंट है, वहाँ पर जब बातचीत हुई तो दुनिया को अब यकीन आ गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर ये कि उनके अंदर जिस तरीके से अभी फार्मर्स की वो चल रही है मुहिम, ये सारी चीज़ें, अब वो जो पुलवामा का पूरा ड्रामा था उसका पूरे किरदार भी सामने आ गए और मुकम्मल तौर पे इंडिया एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल नईम साहब, सिर्फ ये ड्रामा नहीं, से पहले भी हमने देखा कि जो पठानकोट का मामला था उस पर भी भारत को बहुत से जवाब देने पड़े। क्या समझते हैं जिन अवामिल को आप गिनवा रहे हैं, अब क्या लगता है आपको वजारत खारजा की सतह पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरीके से इंगेज करना था पाकिस्तान, उसमें कामयाब हुआ? जी वो कामयाब हो गया, लेकिन ये एक कामयाबी है। अभी हमें लॉफेयर के मैदान में और बहुत काम करना है। जितनी हमें मालूमात हासिल हुई हैं, जो कुछ हमारे सामने आया, दुनिया के सामने आया, उसको अभी हमें कानूनी जुबान में कन्वर्ट करके प्रॉपर प्रोसिक्यूटल एविडेंस के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ह्यूमन राइट्स की कोर्ट वहाँ लेकर जाना है। उसके अलावा भी हमें सोचना होगा कि कुछ देखें, वो तो इतना ज़्यादा जुल्म सितम कर रहे हैं कि कितनी बड़ी फौज उन्होंने छोड़ दी है हत्या कश्मीरियों के ऊपर, और वो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इंतज़ार करते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है हमें अपने नौजवानों को ट्रेनिंग भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि वो हम पर हमला करेंगे। तो हमें अपने दिफा के लिए पूरे इंतजामात बढ़ाने चाहिए। सिर्फ जो मौजूद हैं उनको भी वो काफ़ी अगर हों भी तब भी हमें और बढ़ाने चाहिए। और दुनिया को ये बता देना चाहिए कि एक एटमी पावर दूसरी एटमी पावर को चैलेंज कर रही है, और हम भी ऐसे गए गुजरे नहीं है, खुदा ना खासा कि हम उनके चैलेंज कबूल ना करें। सब चीज़ें आपके सामने हैं, दुनिया के सामने है। इसके बावजूद अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। दिफा के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उसका सबूत तो 27 फरवरी को वो देख चुके थे। अच्छा सर, जिस तरीके से आप बात करें कि कानूनी जुबान में अब हमें आगे जाना चाहिए, तो अक़लियतों के साथ बदसलूकी, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ मुहिम में भी मोदी को मुँह की खाना पड़ी है। खुद भारत के अंदर तमाम तर मामलात हो रहे हैं, किसान वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो क्या लगता है कितने प्रेशर में है इस वक्त भारत? जी मेरा ख्याल प्रेशर में तो है, लेकिन ये प्रेशर फिलहाल सिर्फ एक आप यूँ समझे कि इखलाकी प्रेशर ही है। इसको पॉलिटिकल प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे चाइना है, टर्की है, और ममालिक को साथ मिलाकर एक करारदाद लेकर आनी चाहिए UN की सिक्योरिटी काउंसिल में कि भारत के अंदर ये जो कुछ हो रहा है दुनिया इसका नोटिस ले और इसका हाथ रोके।
और अगर वहाँ की अक़लियतें कोई अपने वफूद भेजती हैं तो हमें उनकी इखलाकी सपोर्ट करनी चाहिए कि वो बाहर जाके लोगों को बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भारत अभी बिल्कुल एग्रेसिवली पाकिस्तान को इस मामले को लेना चाहिए, और जिस तरह कि आपने कहा भी कि जो वॉरफेयर के मैदान में भी पाकिस्तान को आगे से आगे आना चाहिए, और साथ ही साथ कानूनी ज़बान में भी। बेहद शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब, इस अहम मौजू पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। महंगाई की आग पर फिर तेल छिड़कने की तैयारी। और लाहौर से आपको खबर दें, जहां नशे के आदी बेटे ने पैसों के लिए मुबैना फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और मकतूला दोनों नशे के आदी थे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। आइस नशे की लत ने घर उजाड़ दिया। वाक़या अख्ताबाद में पेश आया। आइस का नशा करने वाले नौजवान अहमद ने लड़ाई झगड़े के दौरान अपनी वालिदा शहजादी को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे रश लग गया था औरतों का, तो ऊपर से फिर वापस आया पिस्तौल लेके, पता नहीं किधर गया हुआ था। वापस आया तो महल्लेदारों को कह रहा था जहाँ गैब हो जाओ नहीं तो मैंने तुम लोगों को भी मार देना। पुलिस के मुताबिक मकतूला और मुलजिम दोनों ही नशे के आदी थे। बेटे ने मां की जान बाप के पिस्तौल से ली। पैसों की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसने मर्डर किया अपने वालिदा। मुलजिम अहमद अपनी मां को कत्ल करने के बाद मौका से फरार है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के अवाम के लिए जदीद फायर टेंडर्स का तोहफा। चाइना से मंगवाए गए फायर टेंडर्स आज गवर्नर हाउस में तकरीब के दौरान KMC के हवाले किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी अपडेट कीजिए जमजम सईद। बात में कोई शक नहीं कि जब कराची तरक्की करता है तो पूरा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कराची को 50 फायर टेंडर्स जबकि 2 फायर बाउजर्स का तोहफा दिया गया है। मेरे कैमरामैन मरगूब हुसैन से मैं कहूँगी कि ये मनाजर आपको दिखाएं। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है अब से कुछ देर बाद तकरीब का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो जाएगा, जिसमें गवर्नर इमरान इस्माइल जो है वो KMC को जो है ये फायर टेंडर्स जो है वो हैंड ओवर करेंगे। तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपए की खतीर रकम से जो है ये मंगवाए गए हैं फायर टेंडर्स चाइना से। यहाँ पर इस वक्त देखें अब से कुछ देर बाद तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो इस तकरीब में आना था, लेकिन कुछ मसरूफियात के बायस वो तकरीब में नहीं आ पाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं वो अब से कुछ देर बाद ये फायर टेंडर्स और 2 फायर बाउजर्स जो हैं वो KMC के हैंड ओवर करेंगे, ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा पेश आता है, आग लगती है, तो जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ये गाड़ियाँ उस पर काबू पाने में मददगार साबित होंगी। जी जमजम आप हमें अपडेट कर रही थी। गुजरावाला में घक्कड़ के करीब धुंध के बायस गुलकार अबरारुल हक की गाड़ी को हादसा पेश आया। अबरारुल हक और अहले खाना महफूज रहे, जबकि भतीजा मामूली जख्मी हुआ, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई। चीनी बुहरान का खतरा फिर मंडलाने लगा। फैसलाबाद में 15 रोज में चीनी का रेट 5 रुपए फी किलो बढ़कर 95 रुपए तक जा पहुंचा। ताजरों ने कीमतों में मजीद इजाफे के साथ किल्लत का इंडिया भी दे दिया है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल्लाहद से। जी अब्दुल्लाहद अपडेट कीजिए, एक दफ़ा फिर से ये बुहरान सर उठाने लगा है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर 15 रोज़ के दौरान चीनी की कीमत के अंदर 5 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा देखने में आ रहा है। मार्केट के अंदर पहले तकरीबन 88 से 90 रुपये फ़ी किलो चीनी फरोख्त हो रही थी, अब 95 रुपये रेट भी जो है इसे भी क्रॉस कर चुका है। जबकि ताजरों की जानिब से, चीनी डीलर्स की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि क्रशिंग सीज़न सिर्फ 10 रोज़ का रह गया है। जैसे ही क्रशिंग सीज़न बंद होगा उसके बाद चीनी का एक बड़ा बहरान का खतरा जो है वो फिर से मंडलाने लग गया है। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अगर बर वक्त इक़दाम ना किए या इस बार भी अगर चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई तो यकीनन एक बार फिर से पाकिस्तानी को एक चीनी के बड़े बहरान से गुजरना पड़ेगा। अभी मार्केट के अंदर जो पाकिस्तानी चीनी है उसका रेट 95 रुपये तक जा पहुंचा है, और ये कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों के अंदर मजीद 10 से 15 रोज़ के दौरान इसका रेट मजीद बढ़ेगा। जबकि हुकूमत की जानिब से ताहाल अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि किस तरह से एक बार फिर से जो चीनी का बहरान सर उठा रहा है इसको किस तरह से काबू करना है। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्दुल्लाह। उधर लाहौर में सहूलत बाजार ख़त्म होने से अशियाए खुरोनोश सरकारी नरखों के बजाय मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से, जो एक बाज़ार में मौजूद हैं। लुकमान, क्या हो रहा है इस बाज़ार में?
पंजाब हुकूमत की तरफ से 16 बाज़ार ख़त्म करने का जो फैसला था उसके असरात अब आवाम पर आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त लाहौर में सिर्फ 7 मॉडल बाज़ार हैं जिन पे लोग आ जा सकते हैं ख़रीदारी के लिए, लेकिन बाकी जो जितने बाज़ार हैं वो सारे प्राइवेट हैं। और प्राइवेट बाज़ार जो हैं, जो कि निजी लोग अपने तौर पर जो कीमतों का तयन करते हैं, जहाँ पे मार्केट कमेटी के जो रेट हैं उनसे भी ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैं इसका बाज़ार मौजूद हूँ जहाँ पे जो आलू का रेट अगर सरकारी है 20-22 रुपये, तो यहाँ 40 रुपये के करीब बिक रहा है। इसी तरह जो प्याज है वो भी 40 है और कहीं 50 भी बेच रहे हैं। टमाटर का भी यही कैफियत है। और सबसे ज़्यादा अगर फ़र्क नज़र आता है वो केले के रेट में, जो कि सरकारी रेट तो 100 रुपये से कम है, लेकिन उसका केला जो 200 रुपये दर्जन बिक रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे कोई ऐसा जो कंट्रोल मजिस्ट्रेसी निज़ाम नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से चीज़ें सस्ती रखी जा सके, या हुकूमत कम से कम ऐसे बाज़ार बहाल करे जहाँ पे जो सस्ती चीज़ें मिल सके, सब्सिडी पर मिल सके। लेकिन इसका सारी जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं सारी मार्केट जो रेट से ज़्यादा हैं। जी मोहम्मद लुकमान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। महंगाई की आग पर एक बार फिर तेल छिड़कने की तैयारियां। ओगरा ने फरवरी के आखिरी 13 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 रुपये फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी। डीजल की कीमत 14 रुपये 75 पैसे बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान देंगे। महंगाई की आग में एक बार फिर तेल छिड़कने की तैयारी की जा रही है। ओगरा की जानिब से समरी तैयार कर ली गई है और फरवरी का यह माह होगा और आखिरी 13 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। इसके अलावा डीजल की कीमत भी 14 रुपये 75 पैसे बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई है। लॉन्ग मार्च, आखिरी चांस, माजरा क्या है बताएंगे कुछ देर। खबर आपको दें रहीम यार खान से, जहां 9 साल बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमान बच्चे को नीम मुर्दा हालत में फेंक कर फरार हो गए। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। जी इमरान आसिफ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये सदर थाना का इलाका है, चक नंबर 72, जहाँ पर जो है गुस्सा का कहना है कि 2 कचरा उठाने वाले लड़के जो है एक बच्चे को जो है वो कब्रिस्तान में वर्गला कर ले गए, जहाँ पर जो मुबैना तौर पर उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उसे जो है ईंटें मारकर शदीद जख्मी करके मुर्दा हालत में वहाँ पर फेंक कर फरार हो गए। राहगीर की इतला पर जो है उस बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर जो उसकी हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। बच्चे के वर्षा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ऐसे जो किरदार है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है उमर आसिफ, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के नौजवान ने अपनी माजूरी को कमजोरी ना बनने दिया। अजीम जिम्नास्टिक के मैदान में कैसे कैसे फन दिखाता है ये बता रही हैं आयशा का। ना हाथ है ना ही टांगे, मगर नाम की तरह काम भी अजीम। लाहौर का रिहायशी 27 साला मोहम्मद अजीम माजूरी के बावजूद जिम्नास्टिक में ऐसे करतब दिखाता है कि अकल हैरान रह जाए। टाई ब्रेकिंग हो या जिम्नास्टिक रिंग की कलाबाजियाँ, हर स्टंट लाजवाब। मैं घर में जो सबसे बड़ा हूँ तो उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहता हूँ। मसलन कि जो मुझे मिल जाए, जो गवर्नमेंट हमारा मजदूरी कोटा होता है उसमें। अजीम की तरह इनके कोच भी इन्हें जिम्नास्टिक के मैदान में बतौर कौमी हीरो देखना चाहते हैं। अगर इसे बाहर के किसी कंपटीशन में, पैरालंपिक में जो माजूरों की होती है उसमें इसको भेजा जाए तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है और ये गोल्ड मेडल विन करके दिखाएगा। फारिग वक्त में स्केचेस बनाना भी इनका शौक है। माजूरी के बावजूद जिम्नास्टिक में कमाल महारत देखकर अजीम के नन्हे दोस्त भी इनके मौतरफ हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। और अब सेनेट इलेक्शंस का जिक्र, जहां कागजात नामजदगी का सिलसिला आज इतवार के रोज भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या नंबर गेम रहा आज का? खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 12 खाली होने वाली नशस्तों पर कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। अब तक 23 उम्मीदवारों की जानिब से 25 कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। PTI की जानिब से 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें 5 जनरल, 2 खवातीन,
एक टेक्नोक्रेट और एक अक़लियती नशिस्त के उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि दूसरे नंबर पे JUI के 5 जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं, जिनमें 2 जनरल, जिनमें मौलाना अताउर रहमान और मौलाना फजल रहमान का दामाद जो टेक्नोक्रेट नशिस्त पर है ज़ुबैर अली, वो भी उम्मीदवार हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से 3 कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जानिब से 3 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, जिनमें फ़रतुल्लाह बाबर ने जनरल और टेक्नोक्रेट दोनों नशिस्तों पर कागजात जमा किए हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आए हैं। जबकि ANP अब तक एक जनरल और एक खातून नशिस्त पर जो है कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। मजमूई तौर पर 12 जनरल, 6 खवातीन, 5 टेक्नोक्रेट और 2 अक़लियती उम्मीदवार अब तक सामने आए हैं, जबकि आज का पूरा दिन और कल का दिन जो है कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। जी ठीक है, अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। सेनेट मार्के के लिए PTI ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। हफीज शेख, बैरिस्टर अली जफर, फैसल वाउडा, शिबली फराज और एजाज चौधरी समेत कई नाम फाइनल हो गए। बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर जहूर आगा को दे दिया गया। बाबर अवान और शहजाद अकबर समेत कई बड़े नामों को टिकट ना मिल सका। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। सेनेट इलेक्शन 2021 तहरीक इंसाफ ने अपने पत्ते शो कर दिए। 20 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। इस्लामाबाद से PTI का टिकट अब्दुल हफीज शेख और फौजी अरशद के हवाले। पंजाब से एजाज चौधरी, सैफुल्लाह न्याजी और MD बैतुल माल और अब्बास बप्पी के नाम फाइनल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर अली जफर और खवातीन की नशिस्त पर डॉक्टर जरका इलेक्शन लड़ेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, जीशान खानजादा, फैसल सलीम और नजीउल्लाह खटक के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल। दोस्त मोहम्मद महसूद और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद को खैबर पख्तूनख्वा से टेक्नोक्रेट नशिस्त का टिकट दिया गया। खवातीन की नशिस्त पर सानिया निश्तर और फलकनाज चित्राली, जबकि अक़लियती नशिस्त पर गुरदीप सिंह को चुन लिया गया। सिंध से फैसल वावडा और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्लाह अबड़ो उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान से जनरल नशिस्त पर PTI के इकलौते उम्मीदवार अब्दुल कादिर होंगे। बाबर अवान, शहजाद अकबर, शहबाज गिल और रजाक दाऊद समेत कई बड़े नाम टिकट से महरूम रह गए। पार्लियामेंट के बड़े ऐवान का हिस्सा रहने वाले कई बड़े नाम सेनेट इलेक्शन के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। राजा जफरुल हक, सिराजुल हक और रहमान मलिक की अब बतौर सेनेटर वापसी नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन के जरिए नए अरकान के एंट्री के साथ कई पुराने चेहरे बड़े ऐवान के मंजरनामे से गायब हो जाएंगे। रिटायर होने वाले 52 अरकान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ कई और सियासी जमातों के बड़े रहनुमा भी शामिल। जो नामवर जियाले सेनेटर 11 मार्च के बाद कानून साजी के बड़े फोरम का हिस्सा नहीं रहेंगे, उनमें साबिक वफाकी वजीर रहमान मलिक और इस्लामुद्दीन शेख शामिल हैं। लीगी बेंचेस पर भी कई जानदार आवाजें अब नहीं गूंजेंगी। कई बार कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ रहने वाले राजा जफरुल हक की सेनेट में ये आखिरी इनिंग्स। 2 साबिक जनरल सलाहुद्दीन तरमजी और अब्दुल कयूम अब बतौर सेनेटर भी साबिक हो जाएंगे। मतवाले रहनुमा और साबिक वजीर सरदार याकूब नासिर भी ऐवान बाला को हमेशा के लिए खैर बात कह जाएंगे। सेनेट में 6 बरस तक MKM की नुमाइंदगी करने वाले साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली सैफ के अलावा खुशबक शुजात की भी ऐवान बाला में आखिरी मुद्दत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी अब दोबारा पार्लियामेंट के बड़े ऐवान का हिस्सा नहीं रहेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना था वज़ीर आला सिंध को ख्वाब में छींचड़े नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा था सिंध से 10 सेनेट की सीटें निकाल लेंगे। वज़ीर आला का बयान सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ है। सुप्रीम कोर्ट इस एतराफ़ी बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला साहब ने डबल शाह साहब ने हमारे सिंध के एक बयान दिया मीडिया से बात करते हुए कि जी 3 तारीख की शाम को हम सरप्राइज़ देंगे और 10 सीटें हम सेनेट की सिंध से लेकर जाएंगे। इससे हॉर्स ट्रेडिंग की बू नज़र आ रही है। आपने एक तो इतराफ़ जुर्म किया है। सुप्रीम कोर्ट से मैं कहता हूँ कि जो केस चल रहा है केस को इतराफ़ जुर्म के तौर पे केस का हिस्सा बनाया जाए कि वज़ीर आला सिंध जो कि एक बाख्तियार शख्सियत है, उसने क्लेम किया है कि हम जो है सरप्राइज़ देंगे, हम 10 सीटें लेंगे। भाई 10 सीटें कहाँ से लोगे? सिंध से सेनेट की खाली नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। सिंध से 11 सेनेटर्स की नशिस्तें खाली हुई हैं, जिनमें 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 ख़वातीन की नशिस्तें हैं और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें हैं। 2 दिन की तौसी की गई है कागजात नामजदगी जमा करने के हवाले से। तो छुट्टी के बावजूद यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं सिंध इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, लेकिन इंतज़ार है अभी उम्मीदवारों की आमद का। इन दिनों अब तक
जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मजमूई तौर पर 13 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं और MQM की जानिब से 8 कागजात नामजदगी कल जमा हुए थे, जबकि GDA और PTI का जो इत्तेहाद उसकी जानिब से तवक्को है कि आज कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है आज और कल, जिस दौरान उम्मीदवार आएंगे और अपने कागजात नामजदगी अपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के साथ आएंगे और अपने कागजात जमा कराएंगे। इंतज़ार है आज, देखते हैं कि आज कितने उम्मीदवार और किन किन पार्टियों के उम्मीदवार तशरीफ़ लाते हैं। जी, इस्लामाबाद से खबर, जिसके करीब एक ऐसा पुरस्कार जगह है जहां अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। आबिद अली अनदेखा पाकिस्तान में एक ऐसी ही दुनिया की सैर आपको कराएंगे। आबादी से दूर एक ऐसी जगह मौजूद है जो आपको इंटरनेट पर भी नजर नहीं आएगी। इस्लामाबाद और कहूटा के दरमियान ये कदीमी एक कब्रिस्तान है। यहाँ पे सदियों पहले से लोग दफन हैं और कितनी तादाद में दफन है ये कोई नहीं बता सकता। कोई इधर कब्रें हैं, कोई उधर कब्रें हैं, फिर आगे टामे टामे बैक गैप छोड़कर फिर आगे कब्रें हैं, फिर गैप छोड़कर फिर कब्रें हैं। बीमारी, आफत और जंगों ने जोगियों का बाग उजाड़ा। कई बड़े कबीले बारी बारी मट्टी में मिल गए। यहाँ जो दफन है लोग, उनके नस्में अभी भी यहाँ भटक रहे हैं और वो नस्में जो है हमने देखे भी हैं। वो नस्मों को जब वो एक आम कमज़ोर शऊर का इंसान को जब वो मिलते हैं या देखता है वो, तो वो डर जाता है। वो समझता है कि ये जिन है, ये चुड़ैले हैं। यहाँ की ज़मीन और दीवारें 1000 साल से खामोश कहानियां सुना रही हैं। कोई अनदेखा वजूद आपके कदमों को रोकता है। एहसास दिलाता है कि कोई आपके अलावा भी यहाँ मौजूद है। इसका जो रीडर है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ है। भारीपन हो रहा है, लगता है यहाँ ग्रेविटी बढ़ गई है और मेरे सर में भी जो है ना दर्द हो रहा है। हमें यहाँ पे एक फॉसिल जो है वो मिला था, जो लाखों साल पुराना फॉसिल्स था। इसकी तारीख जो है वो क़ब्ल मसीह में जो है ना वो पहुँच जाती है। कहीं खौफनाक आवाज़ें, कहीं सन्नाटा और असरार दुनिया में अब भी कई राज खुलना बाकी हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो भी अवार्ड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, उम्मीद यही है कि जुलाई अगस्त के महीने में इस साल कराची के अंदर पहली दफ़ा कराची की और पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस शहर के अंदर जो है वो एक मॉडर्न, एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा ग्रीन लाइन की शक्ल में। आज ही सुबह मुझे चेयरमैन NDMA ने वीडियो भी भेजा है। महमूदाबाद नाले के ऊपर जो काम हो रहा है उसकी वीडियो भेजी है। तो फिजिकल काम वहाँ पर शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसी के साथ साथ आगे जो औरंगी और गुज्जर नाले जो हैं, जो दूसरे 2 नाले हैं जिसकी जिम्मेदारी ली गई है इस पैकेज में वफाक की तरफ से, उनके ऊपर भी NED की डिज़ाइन का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है और उसके बाद इंक्रोचमेंट क्लियर करने के बाद वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। K4 के ऊपर जो है वो भी हमने मीटिंग की और जो उसमें उन्होंने टाइमलाइन हमें दी है, जो कि अक्टूबर 2023 की टाइमलाइन उन्होंने दी थी मंसूबा मुकम्मल करने के लिए, वो हमें कबूल नहीं थी। इसलिए खुसूसी मीटिंग्स दोबारा बुलाई गई हैं। नजीब हारून साहब जो हैं हमारे जो वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन है कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उनकी सरबराही के अंदर ये अगले ही हफ्ते ये मीटिंग्स शुरू होंगी और अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक रिवाइज शेड्यूल जो है
एक जिसको वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ फैसले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कराची में वफाक के जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त हो रही है। साथ साथ प्रोजेक्ट K4 के हवाले से भी बात की। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।